Hello everyone and welcome to my channel Study with Sana. So today we are going to do a new chapter of chemistry, that is periodic classification of elements, lecture number 1. तो elements हम लोग को पता ही है, हम भी presently हमारे पास 118 elements known है, right? प्रेजेंटली हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है। तो क्या ये एलिमेंट्स एक साथ डिस्कवर हो गए थे? द आंसर टू दैट इज नो। एलिमेंट्स जो है धीरे धीरे करके डिस्कवर हुए और इनमें से 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकर करते हैं। तो क्या पता अभी हमारे अर्थ पे सारे एलिमेंट्स डिस्कवर भी ना हुए हो, आगे आगे चलकर हम और एलिमेंट्स डिस्कवर करें, राइट? Who knows? So जो एलिमेंट्स है वो धीरे धीरे करके डिस्कवर हुए और जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी थी, यानी जो साइंटिस्ट थे, चाहे वो केमिस्ट थे चाहे वो फिजिसिस्ट थे, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई एलिमेंट्स को ग्रुप करके रखने में। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि इन एलिमेंट्स की क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो साइंटिस्ट में ये क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, तो उन्होंने सोचा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास 4 या 5 बुक्स है तो क्या आप उसके अलग अलग कॉलम्स बना के थोड़ी ना रखोगे, लेकिन अगर आपके पास बुक्स की पूरी लाइब्रेरी है तो आप उसको थोड़ी ना एक ही जगह पर उनका एक बड़ा सा हीप बना के रखोगे। आपको उसके अलग अलग सेक्शंस में कैटेगराइज करना पड़ेगा, राइट? अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मुझे एंजल एंड डीमंस चाहिए, तो आप मुझे थोड़ी ना बोलोगे कि जाओ ढूंढो, पूरी लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आपको जब मैं बोलूंगी कि मुझे एंजल एंड डीमंस चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं थ्रिलर नॉवल मांग रही हूँ, तो आप मुझे उसी सेक्शन में भेजोगे जहां पर आपने रखी होगी सारी थ्रिलर नॉवेल्स, राइट? सो क्लासिफिकेशन से हमारी स्टडी इजी बन जाती है, हमारा काम इजी हो जाता है। सो व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन से हमारी एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसी भी चीज की, लेकिन यहाँ पर हम किस रेफरेंस में बात करें? एलिमेंट्स की बात करें। सो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कोरिलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, ताकि हमें पता चले कि किन किन एलिमेंट्स एक दूसरे से सिमिलर है, कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे से डिसिमिलर है, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं करते, किन में क्या रिलेशन है। इससे हमारी जो स्टडी है एलिमेंट्स की वो आसान हो जाती है। दैट इज द नेसेसिटी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने की मैं एक ट्रिक बताती हूँ। इस चैप्टर में हमें टोटल 4 पार्ट्स में पढ़ना चाहिए। नंबर 1, ancient discoveries. Number 2, MENDELEEV'S periodic table. Then modern periodic table. And then trends in the modern periodic table. ठीक है, तो टोटल 4 पार्ट्स में हमें इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज इस क्लास में हम ये 3 के 3 पार्ट्स पढ़ लेंगे और जो ट्रेंड्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने अटेम्प्ट्स किए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। उनमें से सबसे पहले साइंटिस्ट थे जोहान डॉबेरीनर। जोहान वुल्फगैंग डॉबेरीनर इनका फुल नाम था। तो वो कब आए? वो 1817 में आए। So in 1817, Johann Wolfgang Dobereiner, he was a German chemist. He was a German chemist. He tried to arrange the elements in groups of 3 elements. इन्होंने बोला कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, इन्होंने उन एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स में अरेंज किया और वो उस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को क्या बोलते थे? ट्रायड। तो इन्होंने ट्रायड्स के बेसिस पे जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया। इन्होंने बोला, he observed that when 3 elements of any particular triad, अगर कोई भी 3 एलिमेंट्स, यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास है, कोई भी 3 एलिमेंट्स किसी भी पर्टिकुलर ट्रायड की अगर हम उनको अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस,
So the atomic mass of the middle one is roughly the mean or average of the atomic masses of the other two elements. क्या मतलब, इनके हिसाब से अगर हम एलिमेंट्स को कोई भी ट्रायड हम उठा लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ट्रायड उठाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, अगर हम कोई भी ट्रायड उठाएंगे जो एटॉमिक मास होगा बीच वाले का वो किसके बराबर होगा, जो साइड वाले जो दो एलिमेंट्स हैं उनके मीन के बराबर, उनके अरिथमेटिक मीन के बराबर। मतलब इन दोनों के एटॉमिक मासेस को हमें प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो वो बराबर रफली जो है एग्जैक्ट नहीं, अगर थोड़ा सा पास में भी आएगा ना तो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो ये इनका ट्रायड का क्लासिफिकेशन था। So in 1817, Johann Wolfgang Dobereiner, he was a German chemist. He tried to arrange the elements with similar properties in groups of 3 elements. उसके अपने क्लासिफिकेशन को क्या बोलते थे, ट्रायड के नाम से इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन को नाम दिया। So he tried to arrange the elements with similar properties in group of 3 elements, which he called as triads. He observed that when 3 elements of any particular triad are arranged in order of their increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element is roughly the mean or average of the atomic masses of the other 2 elements. कि जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, जो कि बाकी 2 एलिमेंट्स के मीन या अरिथमेटिक मीन रफली, अगर उसके थोड़ा आसपास भी होगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे, राइट। तो लेकिन इसकी जोहान वोल्फगैंग डॉबेरीनर की क्लासिफिकेशन की कुछ लिमिटेशंस भी थी, कुछ डिमेरिट्स भी थे। सो जो ये जोहान वोल्फगैंग डॉबेरीनर ये सारे एलिमेंट्स को अपनी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं कर पाए। ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम कुड नॉट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स। जो भी सारे एलिमेंट्स थे सब एलिमेंट्स को जो है डॉबेरीनर अपनी क्लासिफिकेशन में नहीं भर पाए, और जो एलिमेंट्स विद वेरी हाई और वेरी लो एटॉमिक मास इस क्लासिफिकेशन में फिट नहीं हो सके। अगर कुछ एलिमेंट्स का बहुत कम एटॉमिक मास था, किसी का बहुत ज्यादा एटॉमिक मास था, तो वो इस ट्रायड की क्लासिफिकेशन में फिट नहीं हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्लोराइन, क्लोरीन और ब्रोमाइन का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसमें जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मासेस है वो फ्लोरीन और ब्रोमाइन के एटॉमिक मासेस के मीन के बराबर नहीं है, तो सारे एलिमेंट्स डॉबेरीनियर्स के ट्रायड में फिट नहीं हो पाए। और जैसे 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 जो है एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं वो इम्प्रूव होते गए, जो डॉबेरीनियर के ट्रायड है इसकी इंपॉर्टेंस लो होती गई, क्योंकि मैंने बोला कि ये उसको भी कंसिडर करते थे जो अप्रोप्रिएट नहीं आता था, मतलब एग्जैक्ट भी आता था। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास 23 है, अगर वो 22.5 या 22.6 भी आएगा तो वो उसको भी कंसिडर करते थे, तो अप्रोप्रिएट एटॉमिक मासेस नहीं आते थे। तो जैसे जैसे फिर इम्प्रूव होते गए एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के तरीके, तो इनकी जो इंपॉर्टेंस थी डॉबेरीनियर्स ट्रायड की वो लो होती गई। तो ये लिमिटेशंस थी डॉबेरीनियर्स ट्रायड। तो डॉबेरीनियर के बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जॉन न्यूलैंड। इनका नाम था जॉन न्यूलैंड और उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इनके लॉ का नाम क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इन 1866, ये कब आए, 1866 में। सो इन 1866 जॉन न्यूलैंड he was a German scientist. He was a German scientist. John Newland, he was a German scientist. He tried to arrange the elements in order of their increasing atomic masses. So according सब atomic masses की basis पर ही कर रहे थे, तो इन्होंने भी डॉबेरीनियर ने भी atomic masses की basis पे किया था, न्यूलैंड ने भी atomic masses के basis पर ही अपने elements को classify किया। So he observed that when elements are arranged in order of their increasing atomic masses, there is a repetition of properties of every 8th element as compared to the given one. इनका मतलब है इन्होंने एक्चुअली अपनी क्लासिफिकेशन म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से की। इनकी क्लासिफिकेशन नोट्स ऑफ म्यूजिक की थी। नोट्स ऑफ म्यूजिक क्या है, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो सा के बाद फिर से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सा है, फर्स्ट नोट सा है, उसके बाद सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर से सा आता है। तो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो सेकंड वाले एलिमेंट से सिमिलर होगी, मतलब जो इस ग्रुप में एलिमेंट्स है इन सारे एलिमेंट्स की इनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट की होगी वो प्रॉपर्टीज जो हर 8th एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगी।
राइट सो इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन नोट्स ऑफ म्यूजिक के बेसिस पे दी. ही ऑब्जर्व दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट एज कंपेयर टू द गिवन वन. जो ऊपर वाला जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज और एवरी एथ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो रिजेंबल करेगी, वो सिमिलर होगी. डू नॉट यूज द वर्ड सेम. सेम मीन्स बराबर, बराबर नहीं होगी, वो सिमिलर होगी, मतलब एक जैसी होगी, एक दूसरे से रिजेंबल करेगी. राइट तो ये न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन थी. और न्यूलैंड को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने 1877 में डेवी मेडल भी दिया, राइट फॉर हिज क्लासिफिकेशन. लेकिन ऑब्वियसली इनकी क्लासिफिकेशन की भी कुछ लिमिटेशंस थे. So Newland's classification was successful only up to calcium. सिर्फ calcium तक जो है इनकी classification successful थी. After that, the properties of every eighth element did not possess the same properties as that one in the same group. Calcium तक इनकी जो classification थी वो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो भी elements आए वो उनका हर एक element जो है, for example जो कोबाल्ट और निकल है, कोबाल्ट और निकल जो है दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लोरीन, लेकिन ये इसी एक सेम ग्रुप में रखा गया है, तो ये यहाँ पर उनकी जो क्लासिफिकेशन है फेल हो गई. सिमिलरली जो पोटेशियम है, जो कॉपर है, वो पोटेशियम से उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन यहाँ पर भी उनको सेम ग्रुप में रखा गया है. सो हिज क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू कैल्शियम. आफ्टर दैट एवरी एथ एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द सेम प्रॉपर्टीज एज दैट वन इन द गिवन ग्रुप. ठीक है, ये एक इनकी लिमिटेशन हो गई. और न्यूलैंड को लगता था, न्यूलैंड के वक्त सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोन थे. न्यूलैंड को लगता था 56 एलिमेंट्स नोन है, इसके बगैर कोई और एलिमेंट्स नोन नहीं होंगे. लेकिन एलिमेंट्स जो है इसके बाद भी डिस्कवर हुए. He thought that 56 elements are existed in nature and no new elements will be formed, and he was proved wrong. क्योंकि ये भूल गए कि डॉबेरिनर के वक्त 30 से प्लस एलिमेंट्स थे और इसके वक्त 56 है, मतलब आगे भी डिस्कवर होने के चांसेस है और हुए. So he was proved wrong because he assumed that only 56 elements existed in nature and no new elements will be discovered, but he was proved wrong. Alright, and when noble gases were discovered, their inclusion disrupted the arrangement. क्योंकि इन्होंने noble gases के बारे में सोचा नहीं था, और जब noble gases discover हुई तब जो उनकी इंक्लूजन से, जब उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन में नोबल गैसेस को ऐड किया, उनकी इंक्लूजन से क्या हुआ, न्यूलैंड की जो पूरी क्लासिफिकेशन थी वो पूरी डिसरप्ट हो गई, मतलब वो पूरी खराब हो गई. राइट सो इसकी लिमिटेशंस क्या थी? सबसे पहले इसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो सिर्फ कैल्शियम तक सक्सेसफुल थी. कैल्शियम के बाद हर एक एथ एलिमेंट जो था वो फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल नहीं कर पाया. फॉर एग्जांपल जो कोबाल्ट और निकल है वो क्लोरीन से रिजेंबल नहीं करते मगर वो सेम ग्रुप में. सिमिलरली जो कॉपर है वो पोटेशियम से डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसकी, लेकिन फिर भी वो सेम ग्रुप में. और he did not give any justification for it. राइट और दूसरी बात ये कि इनको लगा था कि 56 एलिमेंट्स नोन है और उसके अलावा कोई एलिमेंट्स नोन ही नहीं हो पाएंगे, बट ही वाज प्रूव्ड रॉन्ग. मेनी मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर 56. उस वक्त आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, राइट. And when noble gases were discovered, their inclusion disrupted the arrangement. So these were the limitations of Newland's law of octaves. फिर आए हमारे मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ. फिर मेंडलीव आए. मेंडलीव का पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव. ही वाज अ रशियन केमिस्ट. सो उस मेंडेलीव के वक्त पर 63 एलिमेंट्स नोन थे. हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन? 63 एलिमेंट्स वर नोन व्हेन मेंडलीव की. So, जैसे कि सब लोग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ही एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, मेंडेलीव ने भी एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ही एलिमेंट्स को अरेंज किया और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको अरेंज किया. तो उसने 1869 में मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ हमें प्रोवाइड किया, जो क्या बोलता है दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है? उनकी एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करती है. कब उन्होंने ये लॉ दिया? 1869 में, और इसको बोलते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ. अगर मेंडेलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन नहीं दी होती तो जो हमारे पास आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है शायद वो नहीं होता, या शायद वो हमारे पास बहुत देर के बाद आता. सो इनका हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में
प्रोवाइड होने में बहुत बड़ा हाथ है मेंडलीव का, Dmitry Ivanovich Mendeleev का. So Dmitry Ivanovich Mendeleev, he was a Russian chemist. He arranged 63 elements known at that time in order of their increasing atomic masses and physical and chemical properties. He provided the Mendeleev's periodic law in 1869 that stated that the properties of the element are a periodic function of their atomic masses. तो इन्होंने भी अपनी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे की? अपनी क्लासिफिकेशन एटॉमिक मासेस के बेसिस पे की. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के? तो मेंडलीव देखो ग्रुप्स किनको बोलते हैं और पीरियड्स किनको बोलते हैं. जो वर्टिकल रोज होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो वर्टिकल रोज होते हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं. सो मेंडलीव की टेबल में 7 पीरियड्स थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, और यहाँ पर 9 लिखा है, इट्स रॉन्ग, इट्स 8 ग्रुप्स थे. 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में. So 7 periods, that is horizontal rows, and 8 groups, that is vertical rows, were there in the Mendeleev's periodic table. So there were 7 periods numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The first 6 periods were complete. पहले 6 पीरियड तो कंप्लीट थे, लेकिन जो 7th पीरियड था वो इनकम्प्लीट था. और जो 8 periods थे, there were 8 groups, and the first 7 groups were subdivided into 2 subgroups. जो पहले 7 ग्रुप थे उनको सब डिवाइड किया गया था 2 ग्रुप में, as group A and सब ग्रुप B. 2 ग्रुप्स में ग्रुप्स 2 सब ग्रुप्स में जो है ग्रुप्स को डिवाइड किया गया था, लेकिन फ्रॉम द ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 8 were subdivided into 2 groups as सब ग्रुप A and सब ग्रुप B. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में, क्या तरीके अपनाए थे. तो 7 पीरियड्स थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, जिसमें से 6 पीरियड्स कंप्लीट थे, 7 पीरियड वाज इनकम्प्लीट, एंड देयर वर 8 ग्रुप्स, दैट इज वर्टिकल रोज, एंड द फर्स्ट 7 ग्रुप्स वर सबडिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, एंड उन्होंने एटॉमिक मासेस की बेसिस पर अपनी क्लासिफिकेशन दी थी. तो अब अचीवमेंट्स यानी कि मेरिट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? सो मेरिट्स ये थी दैट इट प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स, जैसे कि गैलियम है, स्कैंडियम है, जर्मेनियम है, वो उस वक्त डिस्कवर भी नहीं हुए थे और मेंडलीव ने उनकी एग्जिस्टेंस मतलब प्रेडिक्ट कर दी थी कि मेंडलीव ने बोल दिया था कि ये एलिमेंट्स जो है फ्यूचर में डिस्कवर होंगे. Right, it's a very big thing. It predicted the existence of some elements like gallium, scandium and germanium that had not been discovered at that time. उस वक्त इनका नामो निशान भी नहीं था और मेंडलीव ने बोल दिया था कि फ्यूचर में ये डिस्कवर होंगे, right? And it predicted the properties of some elements on the basis of their position in the periodic table. मेंडलीव ने ये भी बताया, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बताई कि इसकी कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, उनकी पोजीशन को देखते हुए कि पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स की जो है प्रॉपर्टीज भी हमें बताई. एंड इट कुड अकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड, और नोबल गैसेस के लिए भी उनको जगह मिल पाई. मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए भी एक स्पेसिफिक स्पेसेस रखी गई थी. ठीक है, सो दीज वर द मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. बट ऑब्वियसली इसके भी डिमेरिट्स थे. तो डिमेरिट्स में सबसे पहला और है position of hydrogen. So hydrogen have properties similar to that of alkaline metals, and it combines with halogens के साथ ये combine करता है to form compound. But Mendeleev was not able to provide a proper position for hydrogen. Hydrogen को एक proper position नहीं दे पाया Mendeleev, क्योंकि Mendeleev की जो hydrogen है, hydrogen किससे resemble करता है, alkaline metal से resemble करता है, और ये halogens के साथ combine करता है और compound बनाता है. लेकिन Mendeleev कोई proper position नहीं दे पाया अपनी periodic table में hydrogen के लिए. पहला demerit हो गया. Position of isotopes. Isotopes are elements which have same physical and chemical properties but differ in the atomic masses. Isotopes वो होते हैं जिनकी physical और chemical properties तो same होती है, लेकिन वो अपने atomic masses में differ करते हैं, मतलब उनका atomic mass different होता है. और मेंडलीव जो है आइसोटोप्स को भी कोई अच्छी पोजीशन जो है प्रोवाइड नहीं कर पाए. एंड एनॉमलस पेयर ऑफ सम एलिमेंट्स. देखो आर्गन का एटॉमिक मास क्या है, 39.9. आर्गन का एटॉमिक मास है 39.9 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1. सो आर्गन विद एटॉमिक मास 39.9 वाज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम विद एटॉमिक मास 39.1.
Also, some similar elements were placed separately and some dissimilar elements were placed in the same group. कुछ similar elements को तो उन्होंने अलग अलग रख दिया था और कुछ ऐसे elements जिनकी properties resemble ही नहीं करती उनको एक साथ रख दिया था. And Mendeleev could not give any justification for it. Mendeleev ने बोला भी नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. कोई एक्सप्लेनेशन, कोई जस्टिफिकेशन मेंडलीव नहीं दे पाए अपनी इस क्लासिफिकेशन के लिए. और मेंडलीव के अकॉर्डिंग अगर कोई अगर किसी ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है वो मस्ट रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टीज, मगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मेंडलीव ने एक ग्रुप में रखे थे जो अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल ही नहीं करते थे. एंड ऑल्सो ही वाज नॉट एबल टू गिव एनी पोजीशन फॉर दैट. And cause of periodicity, Mendeleev का periodic table जो है it could not explain the cause of periodicity as well. तो ये कुछ demerits थे Mendeleev की periodic table में, जिसमें सबसे important है position of hydrogen and position of isotopes, right? Next, फिर हमारे पास आया हमारा modern periodic law. Modern periodic law क्या आया? तो modern periodic law, Mendeleev का periodic law क्या था? That the properties of elements are a periodic function of their atomic masses, right? So 1913 में क्या हुआ, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी मोज़ले. His name was His name was Henry Moseley and he was a British physicist. He came in 1913 and he gave a new properties of elements and he considered the atomic number as the basis of his classification. बाकी सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, एटॉमिक मासेस को अपनी बेसिस रखी क्लासिफिकेशन की, लेकिन हेनरी मोज़ले ने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक नंबर को कंसिडर किया as the basis of his classification. So there was a turning point. तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई करके क्या रख दिया गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मासेस की जगह बस इतना ही चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर रख दिया, राइट? एटॉमिक मासेस की जगह किसको कंसिडर किया, एटॉमिक नंबर को कंसिडर किया. सो द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज क्लासिफाइड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. सो दिस इज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और ये किसने दिया, 1913 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी मोज़ले. उन्होंने एटॉमिक नंबर को अपनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन माना और मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया as the properties of the elements are a periodic function not of their atomic masses but of their atomic number. अब हम थोड़ी सी डिफरेंसेस समझ लेते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंसेस है, क्या अलग है इन दोनों में. So Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table में क्या किया, Mendeleev's gaps left for undiscovered elements. तो इन्होंने मेंडलीव ने क्या किया था, कुछ जगह कुछ छोड़ के रखी थी, जैसे कि स्कैंडियम था, जर्मेनियम था और गैलियम था. उनके लिए मेंडलीव ने जो जगह छोड़ के रखी थी कि शायद ये फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो सारी जगहें फिल हो गई थी. ग्रुप जीरो एलिमेंट्स इंक्लूडेड, जो ग्रुप जीरो एलिमेंट्स है जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं. नोबल गैसेस उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन मेंडलीव ने उसके लिए भी जगह रखी थी. नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम एंड जब वो डिस्कवर ही नहीं हुए थे तो इंक्लूड कैसे होंगे. बट जीरो ग्रुप, देखो ग्रुप जीरो वो होता है नोबल गैसेस के लिए क्योंकि वो पूरी स्टेबल होती है, तो उसको हम एक स्पेसिफिक ग्रुप देते हैं नोबल गैसेस को, जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप. तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जीरो एलिमेंट्स वर मिसिंग बिकॉज दे वर नॉट डिस्कवर्ड एंड ग्रुप जीरो एलिमेंट्स वर इंक्लूडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे 1869 में वो मिसिंग थे. किसमें, 1869 से जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मिसिंग थे, लेकिन वो डिस्कवर जो 1869 के बाद हुए वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्लूडेड थे. इसमें डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स अरेंज हो गए थे सब ग्रुप बिसाइड ईच मेन ग्रुप, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. और इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो थे अरेंज हो गए थे एक सब ग्रुप एक सेपरेट ब्लॉक में. ठीक है, एलिमेंट्स अरेंज, इसमें एलिमेंट्स जो है एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज हुए और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज हुए. Right? So these were the differences between Mendeleev's periodic table and the modern periodic table. तो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स. ग्रुप्स देखो, ये पीरियोडिक टेबल है हमारा. ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोज को ग्रुप्स बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज होता है ऐसे, जो हॉरिजॉन्टल रोज जा रहा है ऐसे, इसको हम पीरियड्स बोलते हैं.
सो ग्रुप्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। जैसे हम ग्रुप में नीचे 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 जाते हैं, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एक ही शेल होगा। लिथियम का 3 है तो पहले शेल में 2, दूसरे में 1। सोडियम का 11 है तो पहले 2, 8 और 1। तो शेल्स इंक्रीज हो रहे, राइट, वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, सॉरी वैलेंसी सेम रह रही है लेकिन शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। वैलेंसी सब में 1 है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, लिथियम की भी 1 है, सोडियम की भी 1 है, नाउ पोटेशियम, इसकी भी वैलेंसी 1 है। तो जैसे हम ग्रुप में नीचे 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 जाते हैं, जो वैलेंसी है वो सेम रहती है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो है बढ़ते जाते हैं, राइट। सो on going down the group the number of valence electrons remain the same. Since the number of valence electrons remain the same on going down the group on the periodic table, all the elements have the same valency. तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। सो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस। एटम्स का जो साइज है वो बढ़ता जाता है। देखो क्यों, यहाँ पर एक शेल है तो एटम का ये साइज है, जब 2 शेल हो गए तो एटम का साइज बढ़ेगा ना। यहाँ पर एक ही शेल है लेकिन फिर जब 2 हो जाएगी, फिर 3 शेल, 4 शेल, तो एटम का साइज ऑब्वियसली बढ़ेगा बिकॉज मोर एंड मोर एटम एलिमेंट्स आर पुट हो रहे हैं ना, और ज्यादा से ज्यादा वैलेंसीज बढ़ रही है तो पुट हो रहा है, तो एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी भी 1, वैलेंसी सेम रहती है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं और साइज ऑफ एटम्स बढ़ता जाता है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। एंड मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है जब हम नीचे ग्रुप में जाते हैं। और जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो होती है ग्रुप में इंक्रीज होती है, एंड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स जो है डिक्रीज होती है। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, व्हाइल एज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीज होती है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की डिक्रीज होती है ग्रुप में नीचे नीचे जाते जाते। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं मेटल्स के वो डिक्रीज होते हैं, और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं नॉन मेटल के वो इंक्रीज होते हैं जैसे हम ग्रुप में नीचे नीचे जाते हैं। वंस अगेन आई विल रिपीट, देखो क्या होता है, जैसे हम ग्रुप में नीचे नीचे जाते हैं जो बैलेंसी है वो सेम रहती है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का 1 शेल होगा, लिथियम का 3 है तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1। सोडियम का 11 है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1। पोटेशियम का 19 है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8 और लास्ट वाले शेल में 1। सिमिलरली तो इन सब की वैलेंसी क्या है, 1 1 एंड 1। जो आउटर शेल में एलिमेंट्स है उसी को तो वैलेंसी बोलेंगे। तो वैलेंसी सब में सेम रहती है जब हम ग्रुप में नीचे 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 जाते हैं। तो वैलेंसी रिमेन्स the same while going down the group in the periodic table. साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है क्योंकि पुट होते जा रहे हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल का डिक्रीज होता है, नॉन मेटल का इंक्रीज होता है। Chemical reactivity of metals increases and the chemical reactivity of non-metals decreases. Periods में अब क्या होता है, on moving from left to right in a period, क्योंकि period में हम left to right ही जाएंगे ना, like this, from left to right in a period. So on moving from left to right in a period, the number of valence electrons increases from 1 to 8. 1 से 8 तक जो है increase होता जाता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब नंबर ऑफ इसमें पीरियड्स का टोटल ग्रुप पीरियड्स में ग्रुप्स का टोटल अपोजिट होता है। पोटेशियम में क्या है, 2 8 और 8 1 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 8 और 1। तो इसमें शेयर्स कितने, 1 2 3 एंड 4। अब कैल्शियम में देखेंगे 20, राइट। इसमें शेयर्स सेम रहे। अब हम स्कैंडियम में देखेंगे, इसमें 3। टाइटेनियम में देखेंगे, वेट कंफ्यूजन हो रहा है, वेट समझ कुछ नहीं आ रहा होगा ना, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज द रेस्ट, आई विल शो यू इट अगेन। देखो अब हम पीरियड्स की बात करें। पीरियड्स में ग्रुप्स का टोटल ऑपोजिट होता है। ग्रुप्स में क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है और वैलेंसी सेम रहता है, लेकिन पीरियड्स में वैलेंसी डिफरेंट होती है और नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 8 और 1। कैल्शियम की क्या है, 2 8 8 और 2। स्कैंडियम की क्या है, 2 8 8 और 3।
टाइटेनियम की क्या है 2, 8, 8 और 4। तो हमने क्या देखा, 4 शेल्स ही रह रहे हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 4 शेल्स ही रह रहे हैं, लेकिन जो वैलेंसी है वो डिफर हो रही है। वहां पर 1 वैलेंसी है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो पीरियड्स में ग्रुप्स का टोटल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम बट द वैलेंसी चेंजेस, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8, ऐसे 1 से 8 तक बढ़ती जाती है। इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। और क्या होता है, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। जो इसमें क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। पीरियड्स में इंक्रीज होता था, सॉरी ग्रुप्स में इंक्रीज होता था, पीरियड्स में डिक्रीज होता है हमारा मेटालिक कैरेक्टर। साइज ऑफ एटम्स क्या होता है, पीरियड्स में डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से वो डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले ग्रुप में साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज होता है, पीरियड्स में डिक्रीज होता है। ग्रुप्स में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता था, पीरियड्स में डिक्रीज होता है। ग्रुप्स में नंबर ऑफ शेल्स जो है इंक्रीज होते थे, वैलेंसी सेम रहती थी, लेकिन पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं और वैलेंसी जो है बढ़ती जाती है 1 to 8 से। और पीरियड्स में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स पहले डिक्रीज होती है और फिर इंक्रीज होती है, पहले डिक्रीज होती है और फिर इंक्रीज होती है। और ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज होता है और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज होता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। वंस अगेन आई विल रिपीट, look, now listen very carefully. देखो क्या होता है, जब हम पीरियड्स में नीचे 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 जाते हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं और जो वैलेंसी है वो सेम रहती है। जैसे हाइड्रोजन का क्या है, 1 ही है हाइड्रोजन का, वेट, हाँ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का तो 1 ही है। लिथियम का क्या है, लिथियम का 2 and 1। एटॉमिक नंबर देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सोडियम का क्या होगा 2, 8 and 1। इसका क्या होगा, पोटेशियम का 2, 8, 8 and 1। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे लेकिन वैलेंसी सेम होगी। लेकिन पीरियड्स में क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे, वैलेंसी डिफरेंट करेगी। कैल्शियम की क्या होगी 2, 8, 8 और 2। स्कैंडियम की क्या होगी 2, 8, 8 और 3। वैसे ही टाइटेनियम की क्या होगी 2, 2, 2, 8, 8, 8 और 4। तो वैलेंसी बढ़ती जाएगी और नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। तो पीरियड्स का बिल्कुल ऑपोजिट। ग्रुप्स में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, पीरियड्स में डिक्रीज होता है। ग्रुप्स में क्या होता है, साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज होता है, पीरियड्स में डिक्रीज होता है। ग्रुप्स में क्या होता है, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस and the chemical reactivity of non-metals decreases. And periods में क्या होता है, the chemical reactivity of elements first decreases and then increases. और groups में the melting and boiling points of elements of metals decreases and the melting of and boiling points of non-metals increases. और periods में the basic nature of oxides increases and the acidic nature of oxides increases and the basic nature of oxides decreases. So these were the characteristics of groups and periods. So आज के लिए हम इतना ही करेंगे and in the next lecture we will do trends in the modern periodic table. That was all for today. I hope you understood it. If you did, do not forget to like, share, comment and subscribe. Thank you so much for watching the lecture. I'll sign off now.